बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, स्पेशल टीवी के प्रोग्राम स्पेशल फोरम में आपको खुश आमदीद कहते हैं। नाज़रीन, हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने PTCL के साबका मुलाजमीन को पेंशन की अदायगी करने के लिए उनके हक़ में फ़ैसला दिया है। इसी मौजू पर बात करने के लिए आज हमने अपने प्रोग्राम में दावत दी है एडवोकेट हसन मोहम्मद राना साहब को। वेलकम टू द शो सर। थैंक यू सर, साहब बहुत शुक्रिया आपका। राना साहब, सुप्रीम कोर्ट का फैसला जी आ गया मुलाजमीन के हक़ में, जी इसके ऊपर बात हम आगे चल के करेंगे। जी मैं समझता हूँ कि पहले आप व्यूअर्स को थोड़ा सा PTCL के जो है प्राइवेटाइजेशन के बारे में उसका बैकग्राउंड बता दें कि ये असल में मामला शुरू कहाँ से हुआ और PTCL जो है किस सन में इसको प्राइवेटाइज किया गया और किस कंपनी को इसका जो इंतज़ाम व इंसराम है वो सौंपा गया। जी। बुनियादी तौर पे इस तरह है कि PTCL बना है 1/1/96 को। ठीक है। तो जिस वक्त ये PTCL बना है, फेडरल गवर्नमेंट ने उस वक्त ये डिसाइड किया था ट्रेड यूनियंस के साथ, मुलाजमीन के साथ, कि जो मुलाजमीन ट्रांसफ़र होके आए हैं ना, उनकी टर्म एंड कंडीशन, उनके बेनिफिट्स, उनके राइट्स जो है ना, वो गवर्नमेंट वाले कंटिन्यू रहेंगे। ठीक है। प्राइवेटेशन का इफ़ेक्ट उन पे नहीं होगा। ठीक है। और फिर इसका जो है ना एक्ट जो है ना वो बन गया बाकायदा, PTCL रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 1996 ये कहलाता है। जब कौमी असम्बली से लेजिस्लेशन होगी, बिल बन गया, वो तो उसने तो अमल दरामद होना है। उस पर अमल दरामद होता रहा। 2005 में आके ये प्राइवेटाइजेशन का अमल शुरू हुआ और 6 में ये फाइनल हुआ है। तो जब 6 में फाइनल हुआ, फेडरल गवर्नमेंट ने 26% शेयर्स जो PTCL के हैं वो फ़रोख्त किए। किसको फ़रोख्त किए थे? ये कौन सी कंपनी को? एक तो जनरल बिड हुई थी, उसमें जो सक्सेसर बिडर है ना वो एतिसलात है, जो UAE की कंपनी है। ठीक। ये इसने जो है ना उसको विन किया बिड को। तो उसमें ये टर्म एंड कंडीशन ये थी उसकी कि जो गवर्नमेंट, जो ट्रांसफ़र होकर मुलाजमीन आए हैं PTCL में, उनका एक्ट मौजूद है, उनके लिए प्रोटेक्शन मौजूद है, वो आपने कंटिन्यू रखनी है और उसको एडजस्ट करके आपने बिड की अमाउंट देनी है। ठीक है। और तो फिर एतिसलात ने जो ये ख़रीदा है, तो उस वक़्त ये शर्त उसकी पार्ट एंड पार्सल बन गई एग्रीमेंट की, जो सेल परचेज एग्रीमेंट हुआ, कि ये कंटिन्यू रहना है। और फिर जब ये 2006 से लेकर फिर 2010 तक जो है ना ये कंटिन्यू भी रहा है। तो अगर दूसरे अल्फाज में देखें, जब से PTCL बना 1/1/96 से 2010 तक जो है ना 15 साल जो है ना बिल्कुल गवर्नमेंट के मुताबिक तमाम मुलाजमीन को मिलते रही हैं। ये है गवर्नमेंट ने उसके ऊपर अमल दरामद किया? गवर्नमेंट ने भी किया है, एतिसलात ने भी किया। अच्छा, इत्तसालात ने भी किया है। जी, ठीक हो गया। जी बिल्कुल। तो राना साहब, क्या ये जो बोन ऑफ कंटेंशन बनी, जो मुलाजमीन को अदालत में जाना पड़ा, ये मामला क्या मामला था? ये कैसे शुरू हुआ? जबकि इत्तसालात भी अब बता रहे हैं कि 2006 के बाद उन्हें अपने एक्ट के तहत जो था वो पेमेंट कर रही थी, पेंशन दे रही थी, अगर पेंशन बढ़ती है तो बढ़ा भी रही थी। तो फिर क्या वजह हुई 2010 के बाद? क्या कौन सी ऐसी वायोलेशन शुरू हो गई कि जो मुलाजमीन को क्या पेंशन रोक दी गई या उनकी पेंशन बढ़ाई नहीं गई, या क्या बोन ऑफ कंटेंशन क्या थी उसमें? ये देखें, खाली पेंशन का एक मसला नहीं है, पे का भी मसला है। अच्छा, जो तनख्वाह का भी है और पेंशन का भी है। ये दोनों चीज़ें प्रोटेक्टेड हैं। पेंशन बाद में बनती है, पहले गवर्नमेंट के मुताबिक पे होती है ना। ठीक। ये 2010 में फेडरल गवर्नमेंट ने, ये पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट थी, उन्होंने पहली दफ़ा 50% जो है ना वो तनख्वाह बढ़ाई महंगाई के हिसाब से। उस वक्त रेज महंगाई इस तरह हुई थी। तो यूसुफ रज़ा गिलानी साहब उस वक्त प्राइम मिनिस्टर थे और आसिफ ज़रदारी साहब जो है ना वो सदर पाकिस्तान थे, उन्होंने बढ़ाई। तो पेंशन भी उन्होंने 30% बढ़ाई। तो PTCL को उस वक्त ये महसूस हुआ, ये PTCL को नहीं बल्कि एतिसलात को कह लें, कि जिनके पास 26% शेयर है, हालांकि 26% उनको मैनेजमेंट रन करने के लिए है। ठीक। बाकी मुलाजमीन की टर्म एंड कंडीशन करने के लिए उनके पास राइट नहीं है बिल्कुल ना। तो उस वक्त जो है ना उन्होंने सोचा कि इसको ना डेबिट किया जाए, ये हम ना दें, बड़ी अमाउंट बन रही है। अब ला महला जो एम्प्लॉइज़ थे वो भी इतनी बड़ी अमाउंट से, या 15 साल की जो एक कंटिन्यूटी थी, उससे हटाने के लिए मुलाजमिन के लिए प्रॉब्लम है, इदारे के लिए भी प्रॉब्लम है, लेजिस्लेशन भी सामने पड़ी हुई है, उसको भी कैसे वायलेट करना। अब ये उस वक्त ये हुआ कि अनफॉर्चुनेटली सिंध हाई कोर्ट से एक जजमेंट आई। मैं रेफरेंस थोड़ा सा उसका बता देता हूँ। 2010 PLC 323। ठीक। ये जजमेंट आई 2010 में, और बड़ा कोइंसिडेंस है
कि ये जून में आती है और उसके बाद जो है ना ये साथ ही जून में ही बजट आता है। तो बजट में ये तनख्वाह जो है ना 50% और 30% जो अपना ये पेंशन है ये बढ़ती है। वो जो जजमेंट आई सिंध हाई कोर्ट की उसमें कहा कि इनके जो एम्प्लॉइज़ हैं ये ट्रांसफ़र होके आए हैं, इनके रूल्स जो हैं वो सर्विस के वो स्टैट्यूटरी नहीं है, लिहाजा ये रिट नहीं फाइल कर सकते और रिट खारिज कर दी एम्प्लॉइज़ की। अच्छा, ठीक है। फिर जो जिन एम्प्लॉइज़ की रिट खारिज हुई वो तकरीबन कोई 200-300 थे। ठीक है। 3 ऐसे थे जिन्होंने हिम्मत की कि हम इसको सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करते हैं। बाकी तो बेचारे मुलाजमीन क्या करें, गरीब मुलाजमीन, वो तो बाकी वहीं पे दब गए ना कि हम कहाँ से पैसे लाएं, कैसे करें। 3 ने चैलेंज किया। ठीक है। जब ये 3 ने चैलेंज किया तो ये ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के पास केस लगा तो उनको लीड कर रहे थे जवादुल ख्वाजा साहब। ठीक है। तो जवादुल ख्वाजा साहब के बेंच ने 3 रुकनी बेंच ने सिंध हाई कोर्ट कोई जजमेंट जो थी उसको सेटिस्फाइड कर दिया। ठीक है। और ये डिक्लेयर कर दिया कि लेजिस्लेशन बड़ी क्लियर है, 96 का एक्ट है, जो भी ट्रांसफ़र होके आए हैं मुलाजमीन, लफ्ज़ ट्रांसफर्ड मुलाजमीन जो है ना ये बताते खुद ही, इसकी तशरीह करने की ज़रूरत नहीं, ये खुद बताता है जो ट्रांसफ़र होके आए हैं। तो पीटीसीएल पे पाबंदी थी और फिर पीटीसीएल की पाबंदी जो शिफ्ट हो गई थी अपना एतिसलात के ऊपर भी। एतिसलात ने जब वो 26% शेयर दिए हैं तो वो डेफिनेटली जो लाइबिलिटी है उनको एडजस्ट करके दिए हैं। अगर ये लाइबिलिटी ना होती तो फिर गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को जो रकम मिलनी थी बिड की वो ज़्यादा मिलनी थी। तो वहाँ भी इन्होंने अपना फ़ायदा ले लिया डेफिनेटली। अब देखें, अब यहाँ पे आके ना ये हुआ है कि ये जजमेंट आ गई। जब ये जजमेंट आई है फिर इस जजमेंट को पीटीसीएल की ये जो एतसलात इंतज़ामिया है इन्होंने इसको ना रिव्यू में चैलेंज कर दिया। जब ये रिव्यू में चैलेंज राना साहब, मैं एक बात यहाँ पे क्लियर करना चाहूँगा, जो है इत्तसालात जी, उसने कौन सी लॉ की वायोलेशन की जी कि मुलाजमीन को कोर्ट में जाना पड़ा? क्या जो आपने बताया कि पहले फैसला आया फिर बाद में बजट आ गया जिसमें पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट ने 50% जो थी पे एंड पेंशन वो बढ़ा दी थी, ठीक हो गया, यानी कि पीटीसीएल ने उसको मानने से इनकार किया कि फेडरल गवर्नमेंट ने जो 50% पेंशन इंक्रीज की है, बिल्कुल वो पीटीसीएल ने इंक्रीज नहीं, ये पहली वायोलेशन, पहली दफा वायोलेशन हुई है 2010 में। ठीक हो गया, ना उनकी पे बढ़ाई और जो पेंशनर थे ना उनकी पेंशन फेडरल गवर्नमेंट के मुताबिक बनाई। ठीक है, पहली दफ़ा 15 साल बाद जो है ना ये 96 से लेकर 2010 में जाके जो है ना ये एक वायलेशन हुई है। इसी वायलेशन को फिर जो है ना चैलेंज हुआ जो मैंने आपको और वो फिर सिंध हाई कोर्ट में गए और सिंध हाई कोर्ट ने उनका उड़ा दिया। हाँ, फिर लार्जर बेंच तक जो है ना 16 तक लार्जर बेंच ने भी अप होल्ड कर दिया कि जो फेडरल गवर्नमेंट की टर्म एंड कंडीशन इन एम्प्लॉयज की पहले थी वो कंटिन्यू रहेंगे। उसमें पे भी है, पेंशन भी है, बेनेवलेंट ग्रांट भी है, तमाम चीज़ें जो है ना, प्रमोशन है, सब चीज़ है ना, वो तमाम चीज़ें हैं और वो एडमिटेड भी हैं। ठीक है, ये सब में वो है। ठीक है, तो राना साहब ये बताएं ये पीटीसीएल रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 1996 क्या है? देखें ये है, ये पीटीसीएल जो है ना, पहले तो ये थोड़ा सा देख लें कि पीटीसीएल बड़ा इदारा है बिल्कुल पाकिस्तान का ना, और पहला बड़ा इदारा प्राइवेट हो रहा था। तो गवर्नमेंट ने ये सोचा कि जो लोग प्राइवेटाइजेशन से डरते हैं ना उनका डर उतार दें। आइंदा कोई भी इदारा प्राइवेट हो तो कोई भी जो है ना वो खौफ ना खाए, वो समझे कि प्राइवेट होने के बाद जब मेरे राइट वो रहेंगे। लोग एम्प्लॉइज तो राइट से डरते हैं ना, बिल्कुल, वरना तो ये हड़तालें वगैरह जो करते हैं ये कभी ना हो। अगर मतलब हमने 25 साल सर्विस की है और अब हमें निकाल रहे हैं, इदारा प्राइवेटाइज हो रहा है और अब हमें पता नहीं ग्रेजुटी मिलेगी, पेंशन मिलेगी, नहीं मिलेगी, वो ये सोचें आती है ना। अगर उनके राइट्स को किसी भी तरह प्रोटेक्ट किया जाए, उन्हें इस बात का यकीन दिलाया जाए कि आप इससे भी बेहतर होने जा रहे हैं, आपकी पिछली सर्विस की अदायगी भी आपको होगी और आइंदा भी आपको जो है वो ज्यादा बेनिफिट्स मिलेंगे। एग्जैक्टली, ये एक स्पेसिफिक मॉडल बनाया गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान, यानी कि ये पीटीसीएल रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट जो है नाम है, स्पेशल मॉडल है, स्पेशल मॉडल, और ये सिर्फ पीटीसीएल के मुलाजमीन के लिए बना है, उनके लिए और किसी के लिए नहीं। ठीक हो गया। अब ये जो मॉडल है ना ये इतना स्पेसिफिक मॉडल है, इसमें गवर्नमेंट ने प्रोटेक्शन देने के लिए इसके अंदर कैटेगोरिकली जो है ना वो मेंशन कर दिया है। सेक्शन 35 है इसका, सेक्शन 36 है इसका, और सेक्शन 59(2) है, सेक्शन 58 है और 44 से लेकर 56 तक सेक्शन हैं। काफ़ी यानी कि डिटेल दे दी ताकि आइंदा जो है ना कभी प्रॉब्लम ना हो। और साथ ये कह दिया
कि फेड अगर जो भी इदारा इसको खरीदेगा पीटीसीएल को, इसकी जो भी मैनेजमेंट होगी, अगर वो वायलेशन करेगी तो फिर फेडरल गवर्नमेंट एज ए गारंटर जो है ना सामने खड़ी होगी। ठीक। अगर वो इदारा नहीं भी देगा तो फिर फेडरल गवर्नमेंट अपने पास से देगी। असल में गवर्नमेंट एक सिस्टम बनाना चाह रही थी कि आइंदा प्राइवेटाइजेशन पे कोई हड़ताल ना हो। ये 96 की बात है, जब 96 में ये लेजिस्लेशन हुई है, और ये 2010 तक बिल्कुल स्मूथली चलता भी रहा है सिस्टम, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। 10 में आके जो है ना वो एक मतलब वो 50% जब गवर्नमेंट ने पेंशन और पे बढ़ाई तो गवर्नमेंट के ऊपर मेरे ख्याल 60,000 प्लस मुलाजमीन थे पीटीसीएल के। जी बिल्कुल। तो वो 50% उनकी पेंशन बढ़ाना, पे बढ़ाना एक बोझ उन्हें लगा, और फिर मेरा ख्याल है यही बोन ऑफ कंटेंशन होगी जहां से ये मामला शुरू हुआ। मैं विद ड्यू रिस्पेक्ट एक बात बता दूं, जी जी, कि जो पे होती है ना, वो जो इदारे का रेवेन्यू होता है ना, आमदन होती है ना, उसमें एडजस्ट होती है, कोई इदारे पे बोझ नहीं होता है। उस इदारे में, जिस इदारे में घाटा हो ना, रेवेन्यू जनरेट, और वैसे भी जब ये प्राइवेटाइज हो गया, वो तो अगर घाटे में भी था, नुकसान में भी जा रहा था, लॉस में, तो वो प्रॉफिट में चला गया ना प्राइवेटाइज हो। नहीं सर, नहीं। अच्छा, पहले भी वो प्रॉफिट में था पीटीसीएल? इतना प्रॉफिट था पीटीसीएल को, प्रॉफिट की वजह से तो ये प्राइवेटाइज हुआ है। इत्तेसालात ने इसके ऊपर अपनी जो है वो इंटरेस्ट शो करवाया, इसीलिए शो हुआ। सबसे बड़ी हैरानगी की बात उस वक्त ये थी कि ये सबसे ज्यादा प्रॉफिट देने वाला इदारा है, फिर इसको इसे सेल क्यों किया जा रहा है? यही तो क्वेश्चन था। अच्छा राना साहब, फिर मुझे ये बताएं कि इत्तेसालात एक दुबई की कंपनी है जी, जिसके ऊपर दूसरी जो हमारी इंटरनेशनल कंपनीज हैं उनके ऊपर दुनिया का ट्रस्ट है। हाँ। तो दुनिया, वो जहां पे भी जाते हैं उनको ज्यादा हर्डल्स नहीं आती, उनके जो इंटरनेशनल एग्रीमेंट्स हैं वो हो जाते हैं। हाँ। तो इसमें तो अब जो मेन बॉडी थी, जो मैनेजिंग बॉडी थी, वो तो इत्तेसालात थी। जी बिल्कुल। तो इत्तेसालात ने इसकी वायोलेशन क्यों की, जबकि इदारा पहले भी जब गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान चला रही थी तो वो प्रॉफिट में था जी, और उसके बाद जब उन्होंने 26% शेयर खरीद के उसको हैंड ओवर कर दिया, क्या गवर्नमेंट ने दे दिया इत्तेसालात को, दुबई की कंपनी को, तो फिर तो वो जाहिर है उन्होंने मुलाजमीन भी निकाल दिए थे। अब तो बड़े कम स्क्रूटनी होकर मुलाजम बहुत कम रह गए हैं। और वैसे भी डिजिटलाइजेशन आ गई है सारी, मतलब इतने लोगों की, अब एआई का भी दौर है, अब तो सारा कुछ ऑटोमेटिक होता जा रहा है ना, मैन पावर जो है वो कम होती जा रही है हर इदारे में। तो मेरा सवाल आपसे ये है कि इत्तेसालात ने पीटीसीएल रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 1996 की वायोलेशन क्यों की, जबकि वो बाहर की कंपनी है और प्रॉफिट में जा रही है? ये बताएं इसकी। मैं आपको बताऊं, बुनियादी तौर पे कोई भी कंपनी, कोई इदारा जब बाहर से आता है ना किसी मुल्क में, वो उसके कानून की वायलेशन नहीं करता, उसको पता होता है कि यहाँ पता नहीं क्या मसला बन जाए। लेकिन बदकिस्मती है, हमारे यहाँ पे गुरु ऐसे हैं जो रास्ता दिखा देते हैं कि यहाँ पे कानून। अच्छा, ये पाकिस्तानी गुरुओं ने ये काम दिखाया? पाकिस्तानी गुरुओं ने काम दिखाया है। ठीक है, उन्होंने बाहर की कंपनी को भी रास्ते से हटा दिया। उन्होंने रास्ते से हटाया, पाकिस्तानी बन के दिखाया उन्होंने। पाकिस्तानी, क्या बात है राना साहब। ये देखें, उन्होंने कहा अग यहाँ पे आपने कानून पे मान लिया, सब कुछ है, आगे नहीं भी अमल दरामद करेंगे, इतने पैसे आपको बच जाएंगे, ये तो भेड़ बकरियां हैं, ये इनको कौन पूछेगा? इनको कौन पूछेगा? यहाँ पे गवर्नमेंट भी, ये रूल के खराब हो जाएंगे, कुछ मर जाएंगे। ये है ना, गवर्नमेंट भी नहीं पूछती ना। गवर्नमेंट भी नहीं। अब मैं थोड़ा सा इसके बता दूं, ये जो अपना एक्ट है ना 1996, इसके अंदर एक चीज स्पेसिफिकली हमने डलवाई थी। अच्छा, मैं भी इसका पार्ट था, मैं बल्कि इसका जो लेजिस्लेशन है ना, ये इसके मैं मौजूद में से हूँ। ठीक होगा। तो उसमें हमने कहा था कि कल हमें कोई खराब करेगा, प्राइवेटाइजेशन, वर्कर हड़ताल कर रही थी, तो फिर अपना कैसे मामला होगा? फेडरल गवर्नमेंट ने इसमें लिखवा दिया है क्लाज में कि अगर कोई इदारा जो इसको लेगा, वो इसकी मैनेजमेंट अगर वायलेशन करेगी, फिर फेडरल गवर्नमेंट जो है ना वो अपने पास से देगी। ठीक, फिर फेडरल गवर्नमेंट जो है ना, वो गारंटर थी ना, गारंटर सर, फिर गारंटी यही बात उनको सुप्रीम कोर्ट में फायदा देगी मुलाजिम। नहीं, मैं आपको बताता हूँ। देखें, अगर ये जो लेजिस्लेशन है, अगर इस पे अमल दरामद नहीं होता, और नहीं हो रहा है 2010 से 2025 तक, आज 25 है, तो मैं आपको फवाद साहब ये बता दूं, कभी किसी लेजिस्लेशन पर अमल दरामद एम्प्लॉयर नहीं करेगा। इससे मजबूत लेजिस्लेशन पाकिस्तान में ना आज तक हुई है, और ना ही मैं समझता हूं शायद हो सकती है। देखें वजह क्या कि जब फेडरल गवर्नमेंट ने गारंटी दी, तो फेडरल गवर्नमेंट ने एक इदारा बना दिया, PTET, पाकिस्तान टेलीकॉम एम्प्लॉय ट्रस्ट,
ठीक है। वो बेसिकली गवर्नमेंट का कंट्रोल्ड इदारा है। वो डिटरमिन करेगा एम्प्लॉइज के जो पेंशनर्स हैं कि उनकी पेंशन गवर्नमेंट के मुताबिक कितनी बनती है। ठीक है। क्योंकि वो गवर्नमेंट को अपना के जो इंटरेस्ट हैं, जो उनकी ये लेजिस्लेशन है, इसको प्रोटेक्ट करने के लिए बनाए। वो बेसिकली रेगुलेटरी अथॉरिटी है। उसने सिर्फ और सिर्फ जो ट्रांसफर्ड मुलाजमीन है ना, जिनको गवर्नमेंट की गारंटी है, उनको ये स्पेशल लॉ बनाएंगे। स्पेशल लॉ, बॉडी भी स्पेशल मुलाजमीन के लिए स्पेशल बॉडी बनी है, स्पेशल लॉ बना है, बिल्कुल, ताकि उनके राइट्स को प्रोटेक्ट किया जाए। ये अब देखें, अगर पेंशन लास्ट इफेक्ट होता है ना, अगर पेंशन आपको गवर्नमेंट के मुताबिक मिल जाती है ना, तो पीछे वाली पे वगैरह सारी चीजें ऑटोमेटिक गवर्नमेंट के मुताबिक, बेनिफिट के साथ ही सारी चीजें गवर्नमेंट के मुताबिक हो जाती हैं। ये बेसिकली एक ये रेगुलेटरी अथॉरिटी है पीटीसीएल के ऊपर, और इसके अपने एसेट हैं, अब अपनी बॉडी है, अपना बोर्ड है, अपना सिस्टम है, बिल्कुल एंटायर है। ठीक है। अब प्रॉब्लम क्या हुई है, पीटीसीएल ने इस एहतिसालात पे भी जो अलग जिसकी लेजिस्लेशन है, जो उसको कंट्रोल करने के लिए बना है, इस पे भी कब्जा कर लिया हुआ है। अच्छा, ठीक है। जिसकी वजह से चले वो कब्जा कर भी लें, मगर वो कानून जो लिखा हुआ है वो तो चेंज नहीं हो सकता, उस पे तो कब्जा नहीं हो सकता, वो नहीं। और उसी के ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने मुलाजमीन को रिलीफ ग्रांट किया है। इतना अच्छा लिखा हुआ है लेजिस्लेशन में कि जो पीटीईटी कहेगी वो पीटीसीएल को देना पड़ेगा कंट्रीब्यूशन। अब जब इनका अपना बंदा यहाँ पे आ जाएगा पीटीईटी में, तो फिर वो कैसे लेगा अपना पीटीसीएल से कंट्रीब्यूशन ना। ये असल में एक डिफरेंस है, ये कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है ये, जिससे मगर बात फिर भी नहीं बनी उनकी। अगर बंदा आ भी गया है तो फैसला तो अब आ रहा है ना, पीटीईटी ने बीच में हर्डल्स डाल ली, रुकावटें पैदा कर दी। ठीक कह रहे हैं। हाँ। लेकिन जो 2010 से लेकर 2015 तक किया है मुलाजमीन को, सर जो जिनकी डेथ हो गई है, हाँ, डेथ तो उनकी कब्रों पे जाके पैसे देंगे। वो जब ये कब्र में जाएंगे ना, फिर इनको पता चलेगा उनकी कब्रें तो रोशन है। ये जिन्होंने रुकावटें डाली हैं, इतनी बड़ी मजबूत और राना साहब उस दौर में पीटीसीएल के जो मुलाजमीन थे ना 1996 में, उनकी जो सैलरी थी वो मेरा ख्याल है 3000, 3500, 4500 सैलरीज थी। बहुत कम सैलरी थी, बहुत कम सैलरीज थी। अभी भी कोई इतनी बड़ी सैलरीज नहीं है, बिल्कुल नहीं। देखें मैं पहले वो बीच में बात रह गई थी, ये जो पेंशन है ना, मैं इसका कॉन्सेप्ट थोड़ा सा आपको क्लियर कर दूं। बिल्कुल। पेंशन जो है ये बिजनेस इदारे पे बोझ नहीं होता। ठीक है। जब किसी बंदे को, एम्प्लॉई को पे मिल रही होती है ना, तो पे का एक पार्ट ना डेफर्ड होके ना उसके उधर जमा हो रहा होता है, वो जमा हो रहा होता है। जब बंदा रिटायर होता है ना, तो उसके पैसे पेंशन के अलग से पड़े होते हैं। जीपी फंड भी जिस तरह नहीं, वो अलग है, जीपी फंड भी उसका पड़ा होता है ना, वो भी एक अकाउंट में पड़ा होता है। मतलब वो कोई गवर्नमेंट उसमें कंट्रीब्यूट नहीं कर रही, नहीं, वो आपकी सैलरी इदारा भी नहीं कर रहा, इदारा भी नहीं कर रहा, उसमें कंट्रीब्यूट कर रहा, कुछ भी नहीं होता। वो तो जो महीना सैलरी मिलती है ना, वो तो रेवेन्यू जो जनरेट होता है उसमें से माइनस हो जाती है, फिर ही प्रॉफिट निकलता है। इदारे को अपना प्रॉफिट मिल गया होता है, इदारे का कोई कंसर्न नहीं होता है। वो जो अमाउंट पड़ी है इनकी पेंशन की, वो तुमने डिलीवर करनी है, उसका तुमने वो प्रॉफिट देना है, उसको मैनेज करना है पीटीईटी ने। कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर रोकना, फिर ना देना, ये तो इंतहाई बददियानती है, ज्यादती है ना। ये असल में ना प्रॉब्लम हुई है। अब आप देखेंगे ये जो अब जजमेंट आई है ना, ये कंसिक्वेंस है, पहले लार्जर बेंच की जजमेंट आई है 2016 में। ठीक है। उसका रेफरेंस नंबर है 2016 SCMR 1362, और ये रिव्यू था। ये लार्जर बेंच, सुप्रीम कोर्ट का लार्जर बेंच बहुत कम बनता है। अच्छा, रिव्यू पीटीसीएल ने दायर किया होगा? पीटीसीएल ने दायर किया था। हाँ। तो रिव्यू बहुत अपना लार्जर बेंच बहुत कम बनता है। नॉर्मली ये होता है कि 2 रुकनी सुप्रीम कोर्ट का बेंच होता है या 3 रुकनी सुप्रीम कोर्ट का बेंच होता है, वो फैसला करते हैं। 3 रुकनी बेंच ने फैसला कर दिया था, फिर भी उन्होंने ये लार्जर बेंच बनवा लिया। फिर लार्जर बेंच ने वो जो मैंने बताया 2012 SCMR 152, ये जवाजत ख्वाजा साहब इसके ऑथर जज थे, और ये जजमेंट बड़ी पॉपुलर हुई थी। ये मदर ऑफ जजमेंट है। इसके ऊपर फिर जो है ना बेशुमार जजमेंट आई। इवन के जब वो रिटायर हो रहे थे, तो उस वक्त के जो चीफ जस्टिस थे, उन्होंने जो है ना बड़ी उनकी पजीराई की और कहा कि ये जो आप जजमेंट दे के जा रहे हैं ना, ये लैंडमार्क जजमेंट है, मदर ऑफ जजमेंट है। जो पेंशन होती है वो कोई गवर्नमेंट उससे कंट्रीब्यूट नहीं करती, उसमें कोई एहसान नहीं करती। वो बंदे को उसकी पे जो उसके ग्रेड के मुताबिक, उसके ओहदे के मुताबिक जो वो साइन करता है कि ये ग्रेड 17 का ऑफिसर है, इसने इम्तिहान पास किया है, बाकायदा आके लगा है,
उसी में से वो कटौती होके जमा होती रहती जी है बिल्कुल। और एंड पे वो मिल जाती है। जी बिल्कुल। और यहाँ पे भी मामला कुछ इसी तरह का ही था कि जी, पीटीसीएल के बिल्कुल। जो मुलाजमीन हैं उनके लिए ये पीटीईटी बना, ऑर्गेनाइजेशन एक्ट बना, सारी चीज़ें स्पेशल बनी कि ये प्राइवेटाइज किया जा रहा है तो मुलाजमीन के राइट्स को प्रोटेक्ट किया जाए। जी वो आपने बता दिया कि वो सुप्रीम कोर्ट ने इन सारी बातों को देख के और जो है उनको कहा कि आप पेंशन अदा करें और 2010 से वो पेंशन 50% बढ़ाएं भी, जिस तरह फेडरल गवर्नमेंट ने वो उस बढ़ाई। वक्त बढ़ गई थी उस अच्छा, बढ़ गई थी, ठीक है। अब राना साहब ये बताएं कि जो 3 रुकनी बेंच है इसमें से एक मेंबर ने इख्तलाफ किया है, वो बताएं कि किस बात पे उन्होंने इख्तलाफ किया और क्यों किया। देखें, बुनियादी तौर पे तो ये है कि पहले जजमेंट आती है जवादत ख्वाजा की 3 रुकनी बेंच की, ठीक है, फिर उसके ऊपर रिव्यू आता है 5 रुकनी बेंच का। ठीक है, पीटीसीएल का मामला पेंशन रोकने का, पे रोकने का सारा फॉर एवर क्लोज हो जाता है। फिर एक 3 रुकनी बेंच की जजमेंट आती है सुप्रीम कोर्ट की, और एक एम्प्लाई है मोहम्मद रियाज नामी, उसको गवर्नमेंट के मुताबिक एजीपीआर से हिसाब लगवा के उसको पेमेंट कर दी जाती है। ठीक है, फिर एक और जजमेंट आती है सुप्रीम कोर्ट की, वो भी 3 रुकनी बेंच की है, तो वो मोहम्मद आरफ वाली जजमेंट है, मारूफ जजमेंट है, उसका रेफरेंस नंबर है 2015 SCMR 1472, और जो मैंने पहले बोली है अभी उसका रेफरेंस नंबर है 2015 SCMR 1783। अब इसमें तकरीबन 342 पेंशनर जो है ना उनको गवर्नमेंट के मुताबिक पेमेंट हो जाती हैं, इसलिए जब लार्जर बेंच तक फैसला हो गया है तो अब तो अमल दरामद का इशू आ गया ना। ये इन 2 जजमेंट को बेस बना के मुलाजमीन जो है ना वो केस फाइल करते हैं कि अमल फैसले भी आगे हुए हैं, अमल दरामद भी हो गया हुआ है, तो हमारे ऊपर भी अमल दरामद कराया जाए। अब बेसिकली केस तो था अमल दरामद का। अमल दरामद के केस में कोई डिसेंटिंग नोट सर नहीं दिया जा सकता। ठीक है, अगर डिसेंडिंग नोट देना है तो फिर ये ज़हन में रख लें कि जो 4 जजमेंट मैंने बताई हैं पहले, उसमें लार्जर बेंच की जजमेंट भी है, उनको वायलेट करना है आपने, ठीक है। उनको आपने ब्रेक करना है, ये नहीं हो सकता। क्या ये सुप्रीम कोर्ट रूल ये की कोई उन्होंने वायलेशन पढ़ा हुई नहीं है, बड़ी वायलेशन हुई है, बड़ी वायलेशन हुई है, उस जजमेंट को पढ़ा नहीं है। मैं मुख्तसर एक बात बता दूं कि जो 2012 SCMR 152 जवादत ख्वाजा की जजमेंट है, उन्होंने ये कहा था वो जो ट्रांसफर्ड एम्प्लाई ट्रांसफ़र होके आए हैं वो सिविल सर्वेंट थे, उन पे सिविल सर्वेंट एक्ट मुकम्मल तौर पे लगता है। इन्होंने क्वेश्चन ये किया था जिसको समझा नहीं गया। असल में लार्जर बेंच की जजमेंट है वो थोड़ी सी ना, उसमें हल्का सा ट्विस्ट है जिसको समझ नहीं पा रहे, ये प्रॉब्लम आ रही है। अब देखें, लार्जर बेंच ने में ये क्वेश्चन किया पीटीसीएल ने कि अगर ये एम्प्लॉय सिविल सर्वेंट हैं तो फिर ये रिट कैसे फाइल कर रहे हैं, फिर तो इनका फोरम जो है वो फेडरल सर्विस ट्रिब्यूनल है, तो फिर तो ये वहाँ जाएं। लार्जर बेंच ने ये कहा कि इनका स्टेटस जो है ना वो जो 1 और 2 सेक्शन में होता है, वो ये स्टेटस की हद तक जो है ना सिविल सर्वेंट नहीं रहे। 3 से लेकर 22 तक सिविल सर्वेंट एक्ट की जो टर्म एंड कंडीशंस हैं वो सिविल सर्वेंट की हैं, क्योंकि टर्म एंड कंडीशन की हद तक ये सिविल सर्वेंट रहेंगे। अब जो पेंशन है वो बेसिकली 3 से जो 22 अपना किया, जैसे साइंस में होता है ना, मैथमेटिक्स में होता है, इसमें बिल्कुल ये लिखा हुआ है फैसले में, वो पीटीईटी के तहत मिलेगी। वो सर गवर्नमेंट के मुताबिक मिलेगी, गवर्नमेंट के मुताबिक पीटीईटी देगी। हाँ, पीटीईटी अमल दरामद कराएगी, पीटीईटी देगी, अमल दरामद कराएगी, पीटीसीएल भी अमल दरामद करेगी। लार्जर बेंच की जजमेंट है। अब उसमें देखेंगे आप ना 3 से लेकर 22 तक का जो सेक्शन है ना, तो उसका सेक्शन नंबर जो 17 है ना, वो कहता है कि जो सिविल सर्वेंट होगा ना उसको जो पे देनी है ना तो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान उसकी मुतय्यन करेगी। उसका सेक्शन 19 ये कहता है कि जो गवर्नमेंट पेंशन देगी किसी सिविल सर्वेंट को, उसकी कीमत जो सदर पाकिस्तान मुतय्यन करेगा। अब वही सेक्शन दोनों जो सिविल सर्वेंट के हैं, वही सेक्शन जो है ना लार्जर बेंच कह रहा है कि इनके भी वही सेक्शन है, 17 भी और 19 भी। अब इनमें से अभाम हो ही नहीं सकता, इसलिए लेजिस्लेशन इसमें जजमेंट में ये लफ्ज़ आया है जो टाइम टू टाइम गवर्नमेंट इंक्रीज करेगी, क्योंकि गवर्नमेंट ने एम्पावर करना है 17 और 19 के तहत। ये सिंपल सी बात की अगर इसको समझ जाए, या मैं आज समझा रहा हूं बड़ा क्लियर करके, जब ये मैथमेटिक्स की तरह आ गया 3 से 22 और वो सेक्शन वही सिविल सर्वेंट के हैं, वही ट्रांसफर एम्प्लॉय के, फिर तो डेविएशन हो ही नहीं सकती ना। इससे ज़्यादा
कंक्लूसिव जो है जजमेंट है ना लार्जर बेंच की, इससे कंक्लूसिव हो नहीं सकती। लेकिन जो डेविएशन हुई है, ये सिंगल जज ने जो डेविएशन की है, डिसेंटिंग नोट है, उसमें उन्होंने उसको समझा ही नहीं है। ठीक, लार्जर बेंच की जजमेंट को जो मैथमेटिक्स की तरह है उसको समझा ही नहीं है। फिर और कानून बड़ा वाज़ेह है, बड़ा कानून तो वाज़ेह है ही है, कानून की तशरीह होके बकायदा देखें उसमें लफ्ज लिखा है, बट द टर्म एंड कंडीशन प्रोवाइडेड अंडर सेक्शन 3 to 22 ऑफ द सिविल सर्वेंट एक्ट शैल रिमेन एप्लीकेबल। वो फाल करते हैं उसमें, शैल रिमेन एप्लीकेबल। आप देखें जहां पे लफ्ज बट आता है ना, बट ये कहता है कि मेरे से पहले जो चीजें हैं ना उनको ना पढ़ें। अब बट तो फोकस करता है, बट का मतलब होता है कि बट जो है ना फोकस करता है कि ये लाजमी रहेंगे। तो हम तो सिर्फ मतलब ये मुलाजमीन के लिए क्लियर था ना, इतना क्लियर है सर, इतना क्लियर है, बताया जो 2 से 16, बिल्कुल इसकी 3 से 22 तक के जो 3 से सेक्शन 22 सॉरी जो और है, उसका 19 और 17 जो है ना वो पे एंड पेंशन के, वो सिविल सर्वेंट के, वो भी इनकी फेवर में है, मुलाजमीन की फेवर में, बिल्कुल 100% सर वो है। अब ये डिसेंटिंग नोट आ ही नहीं सकता, लेकिन कैसे आया है उन्होंने इसको समझा ही नहीं है। ठीक, जिसकी वजह से प्रॉब्लम है। मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि ये जो लार्जर बेंच की जजमेंट है ना उसकी टोटली कंट्राडिक्शन की है सिंगल जज। ठीक हो गया। अब राना साहब ये बताएं कि ये तो मैं ये तो मैं शुक्रिया अदा करता हूँ चीफ जस्टिस साहब का कि उन्होंने जो आथर जज हैं जिन्होंने अपना डाइसेंटिंग उन्होंने नोट नहीं दिया। ठीक, डाइसेंटिंग नोट तो इन्होंने दिया है 2 जजों ने बाद में, वो तो आथर जज है, उन्होंने तो पूरा सारा एग्रीमेंट, सारे एक्ट, जजमेंटें सब खत्म कर दी थी, सब उड़ा दिया, सब उड़ा दी थी। ये तो जो है ना चीफ जस्टिस साहब हैं, उन्होंने जब देखा कि ये तो सारी वायलेशन हो गई है बहुत बड़ी, फिर उन्होंने 2 जजेस ने ना ये सारा संभाला है मामला, और फिर ये जजमेंट आई है जिसकी ना बड़ी पजीराई आपने देखा होगा मीडिया में आगे पीछे। जी बिल्कुल। राना साहब ये बताएं इस जजमेंट का दूसरे इदारों पर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा? ठीक है, जिस तरह नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान का भी मामला इससे कुछ रलता मिलता है, उनके भी आर्डर आ चुके हैं कि आप इनकी पे एंड पेंशन जो है वो अदा करें, इनको अदायगी पे मामला वो चल रहा है, तो क्या वजह है कि उनको क्यों नहीं अदा कर रही गवर्नमेंट? बेसिकली तो ये है कि ये जो 2000 और सॉरी आपकी बात काट रहा हूँ, नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान तो है ही गवर्नमेंट का इदारा, है, और उधर भी ये मामला इस तरह का देखने को मिल रहा है कि वो उनके मुलाजमीन जो है वो हड़तालें कर रहे हैं और हाई कोर्ट में जा रहे हैं, रिटें फाइल कर रहे हैं। असल में ना हमारे यहाँ जो हमारा एम्प्लॉयर है ना, चाहे वो गवर्नमेंट हो चाहे वो कोई और हो, यहाँ पे एक फैशन है कि छोटे एम्प्लॉइज जो है ना इनको कुछ नहीं देना है, इनसे छीन लेना है। और वो बेचारा पहले इतना मरा होता है कि वो अदालत में किस तरह जाए, उसको घर के जो है वो माली मामलात नहीं उससे मैनेज हो रहे होते, और जब वो सुनता है कि यार मुझे अब तरक्की नहीं मिलनी, मुझे निकाला जा रहा है, मेरे डिपार्टमेंट के अंदर ये कानून आ गया है, तो वो तो मर जाएगा ना। देखिए मैं आपको बताऊं, पीटीसीएल जो है ना जिस वक्त तो प्राइवेटाइज हुआ है ना, 29 बिलियन नेट प्रॉफिट था 29 बिलियन, और आज अब जो है ना वो इस दफा जो वो आई है उस घाटे में चला गया, इत्तसालात के अब, हाँ अब वो घाटे में चला गया है, उनसे चल नहीं रही। और मैं एक और बात बता दूंगा आपको, उस वक्त 77 जो है ना बिलियन वो ग्रॉस आमदन थी। अच्छा, टोटल ग्रॉस आमदन, उसमें से खर्चे निकाल के वो 40-44 अरब रुपया जो है ना 29 बिलियन प्रॉफिट था, नेट प्रॉफिट था उस वक्त। अब जो रेवेन्यू है ना वो 100 बिलियन से ऊपर है। अच्छा, रेवेन्यू टोटल रेवेन्यू ठीक है 100 बिलियन से ऊपर है, लेकिन जो नेट प्रॉफिट है वो माइनस में चला गया। अच्छा, उसकी क्या वजह? मैं आपको बताता हूँ, ये बड़ी अहम आपने बात की है। ये जब प्राइवेटाइज हो रहा था ना तो उस वक्त लीड कर रहे थे सेक्रेटरी इंटीरियर थे कमाल शाह साहब, ठीक है, तो मैं भी उस वफद में शामिल था, लीड कर रहा था मैं उस वफद को। तो हमारी उनके साथ जब मीटिंग हुई तो मैंने उनको ये बड़ा क्लियर कहा था कि सर ये पाकिस्तान में ज्यादती हो रही है, 26% वाला कभी भी 74% वाले को पूरा प्रॉफिट निकाल के नहीं देगा। वो 2 साल देगा, 3 साल देगा, अल्टीमेटली वो कहेगा यार मेहनत मैं करूं, कमाऊं मैं, और 74% वो ले जाएं, मैं 26% के लिए इतनी क्यों मेहनत करूं। मैंने कहा ये मॉडल नॉन इम्प्लीमेंटेबल है,
ये जो है ना करप्ट मॉडल है। मैंने बिल्कुल कमाल शाह साहब सेक्रेटरी इंटीरियर से और भी वहाँ पे तकरीबन जब मेरी मीटिंग हुई थी, हम और भी दोस्त थे, तो आप हैरान रह जाएंगे सुन के, वो 35 थे। अच्छा। और हम जो है ना उस वक्त 4 थे। अच्छा, इतना ये तो अंडर वो प्रेशर, जंगे बदर वाला मामला, 3 और 313 इतना प्रेशर था हमारे ऊपर कि हम कोई बात ना करें। उसमें कितने थे राणा साहब वो जंग में? 313 और 313 उनके कितने थे? वो तो अपना उनके तो हजारों में थे। उनके हजार, हम हमारी तरफ से 313 थे हमारे, तो उनके तो हजारों में थे। क्योंकि मुझे भूल रहा, मैंने इसलिए आपसे किया है कि गलत बात ना मेरे मुंह से निकल जाए। अब मैं बता रहा हूँ, मतलब वो तादाद में ज्यादा देखिए पता क्या जो आपने क्वेश्चन किया ना, अब 100 बिलियन से ज्यादा इस वक्त रेवेन्यू है टोटल। अब उसमें जो भी एक्सपेंडिचर डाले जाएंगे ना, तो एक्सपेंडिचर जो 26% के साथ गवर्नमेंट जिनका कंट्रोल है ना, वो डायरेक्ट उनकी जेब में गए। ना टैक्स भी गया, ना टैक्स निकालना पड़ेगा, ना कुछ निकालना पड़ेगा, खालिस मुनाफा। मुनाफा भी नहीं सर, खालिस जेब, खालिस जेब। मुनाफा तो मुनाफा निकालने के लिए फेडरल गवर्नमेंट को 35% टैक्स देना, इसको इदारे को 35% गवर्नमेंट को टैक्स देना पड़ता है, वो टैक्स भी गया। मतलब ये गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने ये जब एग्रीमेंट किया है प्राइवेटाइजेशन का, उसमें ये गलती की हुई है, ये बहुत बड़ी गलती की है, इसी का खमियाजा हमने तो उस वक्त कहा था। यानी कि टोटल रेवेन्यू में से 26% बगैर किसी टैक्स निकाले, खर्चा निकाले, 26%, वो उनकी जेब में जाना है। वो तो जा ही रहा है, वो जा ही रहा है। अगर कोई वो एक्सपेंडिचर करते हैं, जब रेवेन्यू है ना, एक 100 बिलियन का रेवेन्यू है, तो उसमें से वो जितना मर्जी खर्चा करते रहे, वो जो खर्चा है ना, वो अपने टिकटें डालते रहे, कुछ भी करते रहे, याशियों डालते रहे, डालते रहे, वो कहते रहे जी इतने बिलियन का फलानी जगह प्रोजेक्ट लगाया है, वो बेशक ना लगाया हो, अच्छा ना लगाया हो, लगा होगा तो खर्चा हुआ होगा, अगर नहीं लगाते तो वो डायरेक्ट जेब में गया ना, वो डायरेक्ट ये गवर्नमेंट वहां पे चेक एंड गवर्नमेंट का, हमारी का आपको पता है चेक एंड बैलेंस है ही नहीं है। अब जो 74% है ना शेयर, बाकी उसमें 62% गवर्नमेंट के हैं, ठीक है, 12% जनरल पब्लिक के हैं। अब वो चाहे जनरल पब्लिक वो भी मर रहे हैं, 62% वाले भी। एक और मजे की बात है कि 74% वाले हैं ना, जो फेडरल गवर्नमेंट है, जो 12% को भी लीड कर रही है, उन्होंने लेटर लिखे हैं बकायदा सुप्रीम कोर्ट को, ये एम्प्लॉइज के राइट्स जो है ना ये देना बनते हैं और हम देने को तैयार हैं, बिल्कुल इसमें कोई वायलेशन नहीं है। और जो 26% वाले हैं ना, जिनका अपना कह लें कि आप 1/4 हिस्सा होना है, वो नहीं दे रहे। कैसी अजीब बात है सर। और फिर भी लिटिगेशन, जितना लिटिगेशन का खर्चा हो रहा है ना, बहुत सारे इदारे और सुप्रीम कोर्ट में, हाई कोर्टों में ये कहते हैं ये पीटीसीएल तो लिटिगेंट कंपनी बन गई है, ये बिजनेस को छोड़ के मुलाजमीन के साथ लड़ने की लिटिगेंट कंपनी बन गई है। हम अच्छा राणा साहब, अब मुझे ये बताएं, क्या इत्तसालात जो इस वक्त टेक ओवर करके बैठी हुई है एग्रीमेंट के तहत, 26% उसके शेयर हैं, तो आपने बताया कि उस वक्त 29 बिलियन रुपीस प्रॉफिट था हमारा, जी बिल्कुल, ठीक हो गया, नेट प्रॉफिट, नेट था, खर्चे वगैरह निकाल के। इस वक्त आप बता रहे हैं कि 100 बिलियन उनका रेवेन्यू है, 100 बिलियन ज्यादा है, मतलब प्लस है, 100 बिलियन से प्लस उनका रेवेन्यू है, बिल्कुल, और वो लॉस में जा रही है। तो ये किस तरह लॉस कैसे बियर कर रहे हैं? लॉस जब आप, या झूठ तो नहीं बोल रहे कहीं? ये सर फेक झूठ ही हो सकता है, फेक डॉक्यूमेंटेशन। सर फेक डॉक्यूमेंटेशन पे आप बनाएंगे तो 100 बिलियन खर्चा बनेगा ना, वरना अच्छा, नहीं, अब गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की जेब में कुछ नहीं आ रहा, फिर कुछ भी नहीं आ रहा। अब तो अजीबोगरीब सूरत हाल है। आपने देखा ये जो पेंशन का इशू है ना, इसको भी इतना हाईलाइट कर रहे हैं, वो कहते हैं ये फेडरल गवर्नमेंट अपने पास से दे, एक लेटर लिख दिया उसको अपना स्टॉक एक्सचेंज को, और स्टॉक एक्सचेंज में क्योंकि ये जो अपना शेयर होल्डर होते हैं ना, असल शेयर होल्डर जो होता है ना वो मालक होता है, ठीक है, शेयर और होल्डर, यानी कि जो जिसका शेयर है, और ये जो मैनेजमेंट वगैरह होती है ना, ये तो उनके एम्प्लॉय होते हैं ना, ये तो उनकी तनख्वाह लेते हैं ना बकायदा, शेयर होल्डर तनख्वाह नहीं लेता, शेयर होल्डर ने अपना शेयर लेना है, शेयर लेना होता है बस। तो ये तो उनको उड़ा के रख दिया, वहां भी लेटर लिख दिया इतने ना देंगे पैसे, हालांकि पैसे जो है ना वो ऑलरेडी एम्प्लॉयड के अर्न पड़े हुए हैं पेंशनर के, वो पहले ही पड़े हुए हैं सर, उनका हिसाब होना चाहिए, उनका बिल्कुल अपना, बल्कि गवर्नमेंट उनको इस्तेमाल भी करती रहती है। गवर्नमेंट नहीं कर रही, ये कर रहे हैं, गवर्नमेंट तो इनसे एक साइड पे हो गई है, ये इस्तेमाल कर रहे हैं। जो पैसे मुलाजमीन के पड़े हुए उनके, ये इनके मुहाफिज हैं, उस पैसे को छुपा रहे हैं, और गवर्नमेंट कह रहे हैं गवर्नमेंट अपने पास से, गवर्नमेंट अपने पास से क्यों दे, उनकी अर्न अमाउंट है, डेफर्ड पे
डेफर्ड पे जो होती है ना वो पेंशन होती है, डेफर्ड पे। ठीक है। हाँ, तो जो पड़ी है उसमें से नहीं देना चाहते हैं, अभी भी देख लेना, मैं आपको ये बता दूं, जिन लोगों ने केस किया है, जिन एम्प्लॉइज ने, पेंशनर ने केस किया ना, उनको पैसे मिलेंगे, और वो बिल्कुल 5% भी नहीं है। ठीक है, तो बाकी और जो बाकी जो है ना नहीं मिलेंगे। पहले भी ऐसे हुआ 2015 में सुप्रीम कोर्ट ने ये इसमें लिखा नहीं कि जो सारे मुलाजमीन सारा के पिटिशनर बन के आना जरूरी है, इसमें पिटिशनर बन के आना जरूरी है। पहले सुन ले एक बात, पहले ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने 342 पेंशनर को फेडरल गवर्नमेंट के मुताबिक एरियर भी दिलवाए, ठीक है, और पेंशन भी गवर्नमेंट के, उनको फेडरल गवर्नमेंट के मुताबिक मिल रही है अब भी हर साल। 15 से आज 25 आ गया, 10 साल से उनको फेडरल गवर्नमेंट के, और जो बाकी है जिन्होंने केस नहीं किया ना उनको नहीं मिल रही। अब ये जो मुलाजमिन गए हैं ना, वो उनको देख के गए हैं कि वो तो पूरी पूरी ले रहे हैं, एरियर भी ले लिया, हमें दें। तो इस तरह की कंडीशन है। अब भी ये होगा, प्रॉब्लम कहाँ पे आएगी, जो उस एम्प्लॉय के हक में, पेंशनर के हक में केस हो जाता है ना, फिर उसको कंटेम्प्ट करनी पड़ती है। ठीक हो गया। राना साहब, आखिरी 3 मिनट है प्रोग्राम के, बड़ा अहम सवाल आपसे करना चाहता हूँ कि 2010 में सिंध हाई कोर्ट फैसला देती है, पीटीसीएल के खिलाफ देती है। 2011 में सुप्रीम कोर्ट पीटीसीएल के मुलाजमीन की फेवर में फैसला दे देते हैं। 2016 में दोबारा जो है सुप्रीम कोर्ट में केस फिक्स होता है, रिव्यू में लार्जर बेंच में जाता है, सॉरी, तो नीचे से जो है वो लार्जर बेंच इसको सुनता है, वो भी पीटीसीएल की फेवर में फैसला दे देता है। 2016 के बाद 2025 में इसका फाइनल जजमेंट आती है। 16 से 25 ये 9 साल बनते हैं। तो मैं अदलिया के बारे में आपसे सवाल करना चाहता हूं कि एक 4थे ग्रेड का, 5वें ग्रेड का, 7वें ग्रेड का ऑफिसर, जिसकी तनख्वाह मैंने आपको बताया कि 1996 में 2500, 3500, 4000 होगी, इतनी होगी ना, और उनका फाइनल फैसला पे एंड पेंशन का, जिसका कानून पीटीईडी मौजूद है, जिसका ये आपने बताया कि रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 1996 मौजूद है, और अगर हम जो है 2010 से लगाएं तो 15 साल बनते हैं। 15 साल इन मुलाजमीन ने ये सफ़र किया है। ये अदलिया की जो डिले है फैसले में आना, मैं अब इसको क्या नाम दूं कि मेरे पे ना कॉन्टेम्प्ट ऑफ कोर्ट लग जाए, ऐसा होना नहीं चाहिए अदलिया में, इतना लंबा टाइम। तो आप क्या कहते हैं राना साहब, ये 2025 में फैसला है, ये जो 15 साल जिन लोगों के जाया हुए हैं, उनका जिम्मेदार सुप्रीम कोर्ट है या ये इदारा, किसी के तो इसकी पेनल्टी पड़नी चाहिए। देखें, मैं आपको बताऊं कि जो सिंध हाई कोर्ट से जजमेंट आई थी ना, उस जजमेंट जो एम्प्लॉइज के खिलाफ आई, आखिरी मिनट है राना साहब, उनके खिलाफ आई थी ना, वही जो मोहतरम जज थे ना, वो रिटायर होके ना अब वो इदारे के जो है ना वो वकील हैं। अच्छा, वो अभी भी वकील बन के आ गए, जिसको जहां से फायदा मिलता है वो ले जा रहा है। ये असल में प्रॉब्लम आ रही है, पिस अवाम ही रही है, पिस अवाम रही है, आम बंदा पिस रहा है, आम बंदा पिस रहा है, और वो ये 15 साल से ना पेमेंट इम्प्लीमेंट नहीं हो रहे दे रहा, तो उनका असर रसूख है, ज़ाहिर पाकिस्तान में ये प्रॉब्लम है। ठीक हो गया। तो राना साहब, ये नहीं आपने बताया कि ये जो 2000 मैंने आपसे पूछा कि 10 से 25 आ गया है, इसमें रिस्पॉन्सिबल कौन है? अदलिया का कोई जिम्मेदारी नहीं है? रिस्पॉन्सिबल तो इदारा भी है, अदलिया का काम है कि अदलिया जो है ना, जो इम्प्लीमेंट नहीं कर रहे हैं उनको जेल में भेजे ना, उन पे पनिशमेंट लगाए ना, उनको कॉस्ट डाले ना, ताकि वो प्रेसिडेंट सेट हो जाए। जी, जिस तरह ये जजमेंट आई है, इसी जजमेंट कोई कॉस्ट नहीं डाली, कॉस्ट डालनी चाहिए ना इदारे को कि आपने 15 साल में क्या किया है, क्यों नहीं इम्प्लीमेंट किया है, ठीक हो, कोई कॉस्ट नहीं डाली है। जी राना साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। नाजरीन, आज हमने गुफ्तगू की एडवोकेट हसन मोहम्मद राना से, पीटीसीएल के साबका मुलाजमीन के हक में जो फैसला सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने दिया, उनकी पेंशन की अदायगी के हवाले से कि उनको पेंशन अदा की जाए, जिसका कानून पीटीईडी की शक्ल में मौजूद था और पीटीसीएल रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट भी मौजूद था, उसकी रोशनी में सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के 3 रुकनी बेंच ने फैसला दिया, जिसमें से एक मेंबर ने इख्तलाफ किया, 2 ने मुलाजमीन के हक में फैसला दिया, और अब वो मुलाजमीन जो है उनको पेंशन की अदायगी हुकूमत पाकिस्तान करने की पाबंद है। हम उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी आज की गुफ्तगू पसंद आई होगी। इसी के साथ अपने मेज़बान एडवोकेट फवाद मुनीर मुगल को इजाज़त दें। मिलते हैं अगले प्रोग्राम में। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।